जो कुछ भी हम कायनात में जानते हैं या वो मैटर है या वो एनर्जी की फॉर्म है। हम मैटर की तारीफ यूं कर सकते हैं, हर वो शय जो मास मतलब कमियत रखती है और स्पेस मतलब जगह घेरती है मादा कहलाती है। हर वो चीज जिसे आप अपनी सेंसेस से फील कर सकते हैं या जान सकते हैं मैटर है। हमारे इर्द गिर्द मैटर है, हम मैटर को अपने सेंस ऑर्गन से परसीव कर सकते हैं, इनको हम फील कर सकते हैं। जानवर, पौधे, पहाड़, दरिया, सितारे और मुख्तलिफ अशिया मादा की मिसालें हैं। एवरीथिंग इज मैटर, इवन टाइनी पार्टिकल एटम इज मैटर। वो स्पेस में जगह ऑक्युपाई करता है एंड इट हैज अ मास। किसी शय में मादा की मिकदार इसकी कमियत है। मास इज द अमाउंट ऑफ इनर्शिया इन एन ऑब्जेक्ट। द मोर मास द ग्रेटर द इनर्शिया। इसको यूं सोच सकते हैं, मेरे लिए 18 व्हीलर ट्रक को मूव करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम आसानी से कार को मूव कर सकते हैं। कार का मास 18 व्हीलर ट्रक से कम है, इसलिए कार कम रेजिस्टेंस या इनर्शिया रखती है। सो इनर्शिया इज द रेजिस्टेंस टू चेंज। मास के बारे में सोचने का एक और तरीका ये है कि किसी ऑब्जेक्ट में कितने एटम्स हैं। हम एटम को समझने के लिए एक मिसाल लेते हैं। एक शख्स को अपना घर बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है? घर की वॉल मतलब दीवार बनाने के लिए ईंटों की जरूरत होती है। किसी घर को बनाने के लिए बेसिक यूनिट ब्रिक है। इसी तरह मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। फॉर एग्जाम्पल, ये एक कप है, ये एक मैटर है, ये मिलियंस ऑफ एटम से बना हुआ है, इसलिए हम कहते हैं कि मैटर का बेसिक यूनिट एटम है। ये एटम्स हैं जो किसी भी मैटर को बनाते हैं। हम जानते हैं कि सीमेंट है जो दीवार की तमाम ईंटों को जोड़कर रखता है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि कप के मिलियंस ऑफ एटम को किसने होल्ड किया हुआ है। जिस तरह ईंटों को सीमेंट ने जोड़ा हुआ है, इसी तरह मिलियंस ऑफ एटम को केमिकल बाउंड ने होल्ड किया हुआ है। आइए इस कप के दो एटम पर गौर करते हैं। हम कह सकते हैं कि दो एटम्स के दरमियान केमिकल बाउंड है। इस केमिकल बाउंड की वजह से केमिकल एनर्जी प्रेजेंट है। याद रखिएगा, जब केमिकल बाउंड होता है तो केमिकल एनर्जी भी होती है। जस्ट इमेजिन, इस कप में मिलियंस ऑफ एटम्स हैं, इसलिए मिलियंस ऑफ केमिकल बाउंड्स हैं। केमिकल बाउंड्स का मतलब है कि इस कप में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है। देयरफॉर वी कैन से व्हेन देयर इज अ मैटर देयर इज एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी? काम करने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है मतलब वो एनर्जी है। काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। मिसाल के तौर पर एनर्जी हमें काम करने के काबिल बनाती है। हमारा खाना पीना, सांस लेना, सोचना, लिखना, पढ़ना, खेलना वगैरह में से कोई भी काम एनर्जी के बगैर मुमकिन नहीं। एनर्जी की दो बड़ी अकसाम है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। हरकत करते हुए अजसाम में काम करने की सलाहियत मौजूद होती है, इसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। किसी जिस्म में इसके मकाम की वजह से पाई जाने वाली एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। अब हम वॉल्यूम को समझते हैं। कोई शय जितनी जगह घेरती है वो इसका वॉल्यूम मतलब हुजम कहलाता है। कुछ अशिया बड़ी होती हैं और कुछ छोटी। बड़ी अशिया छोटी अशिया की निस्बत ज्यादा जगह घेरती हैं। जैसे वाटर मेलन हैज मोर वॉल्यूम देन अ लेमन। वॉल्यूम के बारे में सोचने का एक तरीका यह है कि ऑब्जेक्ट के सभी एटम्स एक साथ कितने करीब या दूर हैं। कितने तरीकों से मैटर के एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कितने इसके फॉर्म या स्टेट्स हैं। हम कुछ मैटर को अपने हाथ में होल्ड कर सकते हैं, जैसे बॉल और बुक। हम कुछ मैटर्स को फील करते हैं लेकिन हम इसको होल्ड नहीं कर सकते, लाइक वाटर एंड सोडा। हम कुछ मैटर को ना देख सकते हैं, ना फील कर सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं, जैसे गुब्बारे में एयर और हीलियम। So there are three different states of matter: solid, liquid, gases। मतलब फिजिकली मैटर को तीन स्टेट में क्लासिफाई किया जाता है। मैटर की फिजिकल स्टेट को कौन डिटरमिन करता है? मोशन फिजिकल स्टेट को डिटरमिन करता है। मतलब मैटर के पार्टिकल कैसे मूव कर रहे हैं। पार्टिकल्स का मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस हैं। मैटर के पार्टिकल को जो एनर्जी मूव कराती है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। सो एवरीथिंग हैज अ काइनेटिक एनर्जी। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स भी इतने फास्ट मूव करते हैं। और हमें पार्टिकल्स का मोशन ही बताता है कि मैटर सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। टेम्परेचर वो तरीका है जिससे हम काइनेटिक एनर्जी मेजर करते हैं। यहाँ ये पॉइंट क्लियर कर लें कि टेम्परेचर हीट की मेजरमेंट नहीं है, टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी की मेजरमेंट है। हीट एनर्जी की डिफरेंट टाइप है। हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। हीट पार्टिकल्स की मूवमेंट को फास्टर करती है। हम टेम्परेचर से पार्टिकल के मोशन को मेजर करते हैं, ना कि हीट को। वो पॉइंट जिस पर कोई मोशन नहीं होता, इस पॉइंट को एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। 0 केल्विन वो पॉइंट है जिस पर मोशन रुक जाता है। ये पॉइंट थ्योरी में एग्जिस्ट करता है।
हम लेबोरेटरी या किसी और जगह में इस पॉइंट पर नहीं पहुंच सके। ये पॉइंट सेल्सियस में -273 डिग्री है। जब हम टेम्परेचर मेजर करते हैं तो हम काइनेटिक एनर्जी की अमाउंट की मेजरिंग की बात कर रहे होते हैं। अगर हम किसी चीज का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हम पार्टिकल्स के मोशन को इंक्रीज करते हैं। हम टेम्परेचर कैसे इंक्रीज करते हैं? हम हीट को ऐड करके टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। अगर हम मैटर को इनफ काइनेटिक एनर्जी देते हैं तो इसके पार्टिकल बहुत तेजी से मूव करते हैं कि मैटर की फिजिकल स्टेट तब्दील हो जाती है। हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को इनकी प्रॉपर्टी से पहचानते हैं। मतलब मैटर को इसकी प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक से डिस्क्राइब किया जाता है। आसान लफ्जों में प्रॉपर्टी मैटर की कोई भी क्वालिटी हो सकती है और कैरेक्टरिस्टिक्स वो क्वालिटी होती है जो एक मैटर को दूसरे मैटर से अलग करती है। यहाँ क्वालिटी का मतलब डिस्क्रिप्शन है। प्रॉपर्टीज वो अल्फाज हैं जो मैटर को डिस्क्राइब करते हैं। जब हम मैटर की डिस्क्रिप्शन देते हैं तो हम ये बताते हैं कि मैटर कैसा दिखता है, कैसी आवाज देता है या कैसा महसूस होता है। हम जब मैटर पर एक्सटर्नली कोई कंडीशंस जैसे फोर्सेस या टेम्परेचर वगैरह इम्पोज करते हैं तो मैटर के रिस्पॉन्स का क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव मेजर का वर्ड प्रॉपर्टी है। क्वालिटेटिव का मतलब डिस्क्रिप्शन है और क्वांटिटेटिव का मतलब नंबर या अमाउंट है। हमने ये जान लिया कि मैटर की 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हम सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज में कंपैरिजन करते हैं। हम पहले मैटर के कुछ अहम पॉइंट समझ लेते हैं जिसके समझने के बाद प्रॉपर्टीज को समझना मुश्किल नहीं होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि पार्टिकल से मिलकर मैटर बनता है। पार्टिकल्स का मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों पार्टिकल्स के बने हुए हैं। पार्टिकल की पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि मैटर के पार्टिकल में स्पेसेस होती हैं। हम चार्ट में देख सकते हैं कि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत करीब हैं और इनके सभी पार्टिकल्स के दरमियान स्पेसेस बहुत कम है। ऐसा नहीं होगा कि अगर सॉलिड में 100 पार्टिकल्स हैं तो 50 पार्टिकल्स के दरमियान स्पेसेस हैं और 50 के दरमियान नहीं। लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े दूर हैं और स्पेसेस थोड़ी ज्यादा हैं। आप देख सकते हैं कि गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर हैं और स्पेसेस बहुत ज्यादा हैं। इन गैप्स और स्पेसेस को समझने के लिए हम बेसिक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम 100 ml पानी लेते हैं और इसमें 4 ग्राम शुगर मिलाते हैं, शुगर को डिसॉल्व करने से पानी का लेवल बढ़ जाना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता क्योंकि पानी के पार्टिकल्स के पास स्पेसेस हैं और शुगर के पार्टिकल्स के पास भी स्पेसेस हैं। शुगर के पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल्स के दरमियान जो स्पेसेस हैं इनके दरमियान आकर डिपॉजिट या सेटल या डिसॉल्व हो जाते हैं, इसलिए पानी का लेवल नहीं बढ़ता। पार्टिकल्स के दरमियान जो स्पेसेस हैं इनको इंटर पार्टिकल स्पेस कहते हैं या वॉइड्स कहते हैं। शुगर पूरे पानी में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ऐसा नहीं होगा कि एक सिप में पानी मीठा लगे और दूसरे में लगे कि पानी मीठा नहीं है। मतलब अगर पानी में 100 पार्टिकल्स हैं तो सभी पार्टिकल्स की स्पेसेस में शुगर सेटल हो जाएगी। मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूस मूव करते रहते हैं। ये मैटर के पार्टिकल्स की सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है। हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम एक ग्लास में पानी लेते हैं, हम कुछ देर के लिए पानी को रख देते हैं। हम देखते हैं कि ये पानी बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा, पानी स्टेबल है। अब इसी रुके हुए पानी में किसी भी रंग की इंक 1 या 2 ड्रॉप डाल देते हैं। ड्रॉप डालते वक्त इस बात का ख्याल रखते हैं कि पानी बिल्कुल ना हिले। आधे घंटे के बाद पानी को देखते हैं तो हमें पूरे पानी में इंक इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते नजर आती है। यूजुअली क्या होता है कि जब हम 2 चीजों को मिक्स करते हैं तो हम हिलाते हैं, मिक्स करते हैं, लेकिन हमने यहाँ मिक्सिंग या स्टीरिंग नहीं की। इंक पूरे पानी में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। ये कैसे हुआ? देखने में तो पानी स्टेबल था लेकिन पानी के पार्टिकल्स मूव कर रहे थे। जैसे ही इंक के पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल्स के पास पहुंचे तो ये स्ट्राइक करने लगे। पानी के पार्टिकल्स इंक के पार्टिकल्स को धक्का देने लगे। धक्का दे देकर क्या हुआ? इंक के पार्टिकल्स पूरे पानी में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, पूरे पानी में स्कैटर हो गए, फैल गए। हम पानी के पार्टिकल्स नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसलिए हमें इनका मोशन नजर नहीं आता। इस एग्जांपल से हमें पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। अब हम मैटर के पार्टिकल्स की थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स होती है। इस फोर्स को कोहेसिव फोर्स कहते हैं। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हम एक आयरन बॉल और एक चाक लेते हैं। हम दोनों को हथौड़े मतलब हैमर से मारते हैं। हैमर की स्ट्राइक से आयरन बॉल ब्रेक नहीं होती क्योंकि आयरन बॉल के पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। जब चाक को हथौड़े से मारा जाता है तो वो पाउडर बन जाता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चाक के पार्टिकल्स के दरमियान कोहेसिव फोर्स बहुत वीक है। लिक्विड के केस में पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स सिर्फ इतनी स्ट्रांग होती है कि इन्हें एक साथ रख सके, लेकिन पार्टिकल्स एक दूसरे के गिर्द घूमते रहते हैं। गैस में ये अट्रैक्टिव फोर्स नेग्लिजिबल होती है। गैस में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। हमने मैटर मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस में पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज को सीखा है।
इन तीनों के पास प्रॉपर्टीज होती हैं, फर्क इनकी डिग्री या स्ट्रेंथ में होता है। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा है कि मैटर के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, सभी पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन हम सॉलिड की बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कोहेसिव फोर्स बहुत ही स्ट्रांग होती है। लेकिन अगर पानी की बात करें तो पानी के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन सॉलिड के मुकाबले में वीक है। लेकिन अगर गैस की बात करें तो गैस के पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन वो वीकेस्ट या नेग्लिजिबल होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स को माइंड में रखते हुए हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के प्रॉपर्टीज में कंपैरिजन करते हैं। शेप, सॉलिड में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत कम होता है या निग्लिजिबल होता है, और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होती है। कम डिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से सॉलिड की शेप फिक्स होती है। सभी सॉलिड के पास, चाहे वो सबसे छोटा सॉलिड हो या सबसे बड़ा सॉलिड क्यों ना हो, एक डेफिनेट शेप होती है। हमें सॉलिड में एक बाउंड्री दिखाई देती है क्योंकि पार्टिकल्स सॉलिड में अपनी जगह पर रहते हैं। पार्टिकल्स यहाँ वहाँ नहीं जाते क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके दरमियान बहुत स्ट्रॉन्ग है। लिक्विड के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स के दरमियान स्पेसेस ज्यादा हो जाती हैं और पार्टिकल्स यहाँ वहाँ मूव करते हैं। पार्टिकल्स एक दूसरे से इतना दूर भी नहीं जाते कि पार्टिकल एक दूसरे से अलग हो जाएं। पार्टिकल्स की स्पेसेस या एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल से डिस्टेंस फिक्स होता है। लिक्विड का शेप नहीं होता, हम जिस कंटेनर में लिक्विड को डालते हैं वो इसका शेप ले लेता है। गैसेस के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कमजोर होती है, जिसकी वजह से इनके दरमियान स्पेसेस बहुत ज्यादा हो जाती हैं और वो फिक्स भी नहीं होती। इनको आजादी होती है कि पार्टिकल्स जहां चाहे मूव कर लें। इनकी इस मूवमेंट की वजह से इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है, ये इन कंटेनर की शेप ले लेता है जिसमें इसको रखा जाता है। वॉल्यूम, सॉलिड का वॉल्यूम डेफिनेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम जब शॉप से जूस की बोतल लेते हैं तो हम फिक्स वॉल्यूम 1 लीटर वगैरह बता कर लेते हैं। लिक्विड का वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है क्योंकि इनके पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स इतनी भी वीक नहीं होती कि कोहेसिव फोर्स का पार्टिकल्स पर कोई कंट्रोल ना रहे। थोड़ी सी पकड़ कम होती है, लेकिन पार्टिकल्स पूरी तरह से फ्री नहीं होते, इसलिए इसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है। गैसेस में पार्टिकल्स को पकड़ने वाला फोर्स इतना स्ट्रांग नहीं होता, जिसकी वजह से पार्टिकल्स पूरी तरह से फ्री मूव कर सकते हैं, इसलिए इनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, सॉलिड में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट क्लोजली पैक होती है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। लिक्विड में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होती और लेस क्लोजली पैक होते हैं। लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के मुकाबले में वीक होती है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स के दरमियान का डिस्टेंस सॉलिड के मुकाबले में ज्यादा होता है, लेकिन ये डिस्टेंस फिक्स होता है। गैस में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होती और ये एक दूसरे से अलग होते हैं। गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी वीक होती है कि पार्टिकल्स फ्री मूव करते हैं और इनके दरमियान का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। काइनेटिक एनर्जी, सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी लो होती है। सॉलिड में पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी स्ट्रांग होती है कि पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ चिपके होते हैं और फ्रीली मूव नहीं कर पाते। ये पार्टिकल्स अपनी जगह पर ही वाइब्रेट करते रहते हैं। एनर्जी जो पार्टिकल्स को मूव कराती है काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। सॉलिड में पार्टिकल्स की मूवमेंट कम होती है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी लो होती है। लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी हाई होती है। लिक्विड में पार्टिकल्स के दरमियान कोहेसिव फोर्स वीक होती है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं। इन पार्टिकल्स का मोशन रैंडम या इरेगुलर होता है। गैसियस स्टेट में काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होती है। गैसीय स्टेट में पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होने के बराबर होती है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं। इन पार्टिकल्स को पकड़ कर रखने वाला या कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होता। एक पार्टिकल नॉर्थ में जाना चाहता है तो दूसरा साउथ में जा सकता है, लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं था और सॉलिड में तो पार्टिकल्स अपनी जगह पर मूव करते हैं। गैसीय स्टेट में पार्टिकल्स के दरमियान का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है और ये फिक्स भी नहीं होता, कभी भी कहीं भी चेंज हो सकता है। इन पार्टिकल्स का मोशन रैंडम और इरेगुलर होता है। फिलिंग कंटेनर, सॉलिड कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, एक पेन को एक कंटेनर में रखते हैं, 6 महीने के बाद भी हमें ये ऑब्जर्व नहीं होगा कि पेन पूरे कंटेनर में स्प्रेड हो गया है। पेन सिर्फ इतनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा जितना इसका वॉल्यूम है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग हो नहीं पाए, पार्टिकल्स मूव ही नहीं हो सके, इसलिए कंटेनर में स्प्रेड नहीं हुए और पूरे कंटेनर को फिल नहीं किया। लिक्विड
कंटेनर में लिमिटेड जगह ही ऑक्यूपाई करेगा, पूरे कंटेनर में फैल नहीं जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स के दरमियान कोहेसिव फोर्स वीक है, लेकिन इतनी भी वीक नहीं कि पार्टिकल्स अलग अलग हो जाएं, एक दूसरे से दूर दूर हो जाएं कि पूरे कंटेनर को फिल कर दें। गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर होती है, पार्टिकल्स के पास पूरी फ्रीडम होती है कि वो कहीं भी जा सकते हैं, इसलिए गैसेस पूरे कंटेनर में स्प्रेड हो जाते हैं और पूरे कंटेनर को फिल कर देते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी रिजिडिटी है। रिजिडिटी क्या होती है? जब किसी सब्सटेंस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो सब्सटेंस अपनी नेचुरल शेप को मेंटेन करता है। सॉलिड में पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, फोर्स अप्लाई करने से भी पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर नहीं हो पाते, इसलिए सॉलिड की रिजिडिटी बहुत हाई है। लिक्विड रिजिड नहीं होते, वो अपना शेप मेंटेन नहीं कर सकते, लिक्विड का कोई शेप ही नहीं होता। जब वो शेप ही नहीं होगा तो वो शेप मेंटेन क्या करेंगे? लिक्विड जिस कंटेनर में डालते हैं, लिक्विड के पार्टिकल इस कंटेनर के अकॉर्डिंग अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। गैसेस भी रिजिड नहीं होती, इनको भी जिस कंटेनर में डालें ये इसकी शेप ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डेंसिटी है। डेंसिटी का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस में इसके पार्टिकल कितने पास पास हैं। सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है, इसका मतलब है कि सॉलिड के पार्टिकल बहुत क्लोज होते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से सॉलिड के पार्टिकल्स की अरेंजमेंट बहुत डेंस होती है, पार्टिकल क्लोजली पैक होते हैं, इसलिए सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है। लिक्विड स्टेट मॉडरेट डेंसिटी वाली होती है, क्योंकि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से लिक्विड के पार्टिकल्स दूर दूर हैं, लेकिन बहुत ज्यादा दूर नहीं है और ना ही सॉलिड के पार्टिकल्स की तरह पास पास हैं, इसलिए इनकी डेंसिटी कम हो जाती है। सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में गैसेस स्टेट लो डेंसिटी वाली होती हैं। गैसेस में पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर होती है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और डेंसिटी लो होती है। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी कंप्रेसिबिलिटी है। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स को पास पास लेकर आना। सॉलिड के पार्टिकल्स ऑलरेडी क्लोज अरेंजमेंट में मिलते हैं, पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, इन पर जितना फोर्स लगा लो ये और पास नहीं आ पाते, इसलिए इनकी कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल है। लिक्विड के पार्टिकल्स को कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि इनके पार्टिकल्स के दरमियान मॉडरेट स्पेसेस होती हैं। गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, गैसेस की इंटर पार्टिकल स्पेसेस बहुत ज्यादा होती हैं, इनको जितना कंप्रेस करना चाहें कर सकते हैं। हम मैटर के बेसिक कंसेप्ट को दोबारा अपने दिमाग में रिवाइव करते हैं। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। स्पेस में ऑक्यूपेशन क्यों हो जाता है? क्योंकि इसके पास खुद का कुछ वॉल्यूम होता है। ऐसी चीज को हम मैटर कहते हैं। हम मैटर को 5 सेंसेस में से किसी एक सेंस से फील करते हैं। मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। हम मैटर को फिजिकल बेसिस पर और केमिकल बेसिस पर डिवाइड कर देते हैं। जब हम फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें 3 क्लासिफिकेशन आती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और जब हम केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें 2 क्लासिफिकेशन आती हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। मैटर अपनी प्रॉपर्टीज से पहचाना जाता है। प्रॉपर्टीज मैटर को डिस्क्राइब करती हैं कि जब एक मैटर दूसरे मैटर के साथ कांटेक्ट में आए या एनर्जी के सोर्स के सामने आए तो ये मैटर कैसा बिहेव करता है। मैटर की प्रॉपर्टीज को 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। ये क्लासिफिकेशन किस बेस पर किया गया है? जब हम किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो ऑब्जर्वेशन के वक्त केमिकल चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, इस बेसिस पर हमने मैटर को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो हम बड़ी आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं या देख सकते हैं या फील कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। तो ये ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल होती हैं। हम ऑब्जर्व और मेजर कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस। फिजिकल प्रॉपर्टीज में 2 कैटेगरीज होती हैं, एक होती है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, एक होती है क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी। क्वालिटेटिव मतलब इन्हें हम ऑब्जर्व तो कर सकते हैं बट इन्हें हम इजीली मेजर नहीं कर सकते, हम इन्हें मेजरमेंट के लिए कोई नंबर नहीं दे सकते। ये क्वालिटीज होती हैं जैसे कलर, ऑर्डर और टेक्सचर। These qualitative properties refer to intensive properties. Intensive properties are physical properties that does not depend on the amount of matter, जैसे color, melting point, boiling point और density. Color qualitative property है, melting point, boiling point and density quantitative properties है। Quantitative properties वो होती हैं जिन्हें हम आसानी से मेजर कर सकते हैं।
क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी बताने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, एक नंबर चाहिए होता है, एक यूनिट चाहिए होता है, जैसे मास, size, length. These quantitative properties refer to extensive properties. Extensive physical properties depend upon the amount of matter present. जैसे mass, volume, length, shape. Mass, volume, length quantitative properties हैं. Shape is qualitative physical property of matter. दूसरी तरफ केमिकल प्रॉपर्टीज आती हैं। ये ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिन्हें बताने के लिए इस सब्सटेंस को चेंज अंडरगो करना पड़ता है, एक केमिकल चेंज से गुजरना पड़ता है। जैसे कोई सब्सटेंस है, हमसे पूछा जाए इसकी एसिडिटी या बेसिसिटी के बारे में बताओ, ये एसिडिक है या बेसिक है, हम इस चीज को देखकर नहीं बता सकते। हमें इस सब्सटेंस पर एक टेस्ट करना पड़ेगा। जब हम टेस्ट करेंगे तो वो मैटर कुछ चेंज से गुजरेगा, या हमें बताना हो कि वाटर से रिएक्ट कैसे करेगा, वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, तो हमें इस सब्सटेंस को वाटर से रिएक्ट कराना पड़ेगा, वो सब्सटेंस तब्दीली से गुजरेगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिन्हें बताने के लिए इस सब्सटेंस को हैज टू अंडरगो सम केमिकल चेंज। केमिकल प्रॉपर्टीज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं और मैटर की आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। हमारे अराउंड में कंटिन्यूसली कोई ना कोई चेंज होता रहता है। हम इन चेंजेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। अगर हमने किसी चीज को डिवाइड किया है, इसकी कैटेगरी बनाई है, तो कोई ना कोई बेसिस जरूर होगा। फिजिकल एंड केमिकल चेंज इस बेसिस पर कैटेगरीज हुआ है कि जो भी चेंज हो रहा है, क्या इस चेंज से नया सब्सटेंस बन रहा है। फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिनमें नया सब्सटेंस नहीं बनता। केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिनमें नया सब्सटेंस बनता है। फिजिकल चेंजेस में मैटर की सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, जैसा कि शेप हो गया, साइज हो गया, अपीयरेंस हो गया, स्टेट हो गया, एटसेट्रा। हम एक और तरीके से भी पहचान सकते हैं कि कौन सा चेंज फिजिकल है और कौन सा केमिकल। अगर चेंज रिवर्सिबल है तो फिजिकल चेंज है, अगर चेंज रिवर्सिबल नहीं तो केमिकल चेंज है। जैसे पानी को फ्रीजर में रख दें तो ये बर्फ बन जाती है, ये एक फिजिकल चेंज है। सिर्फ पानी की फिजिकल स्टेट चेंज हुई है, अपीयरेंस चेंज हुई है, फॉर्म चेंज हुई है। ऐसा नहीं हुआ कि कोई न्यू सब्सटेंस बनाओ। बर्फ भी पानी है लेकिन सॉलिड स्टेट में है। अब इस सॉलिड आइस क्यूब की चेंज को रिवर्स करते हैं। आइस क्यूब मतलब बर्फ को फ्रीजर से निकाल लेते हैं। हम थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व करते हैं कि बर्फ पानी में मेल्ट हो गया है। हमने चेंज को रिवर्स कर दिया है, हमने लिक्विड से सॉलिड बना दिया और फिर सॉलिड से दोबारा लिक्विड बना दिया। तो ये एक फिजिकल चेंज हुआ। पानी अगर भाप में उड़ जाता है तो ये भी एक फिजिकल चेंज है। हमें पता है कि जब पानी को ज्यादा हीट एनर्जी देते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी भाप बनकर उड़ जाता है, वाटर वेपर बन जाता है। यहाँ पानी की फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, लिक्विड से गैस में तब्दील हो रही है। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है, इसलिए अगर इन वाटर वेपर्स को कलेक्ट कर ले तो कंडेंस होकर ये वाटर वेपर्स लिक्विड बन जाते हैं। गैस से दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होना भी फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज होती है, अपीयरेंस चेंज होती है, फॉर्म चेंज होता है, शेप, साइज वगैरह चेंज होगा। इसके अलावा कुछ नहीं होता, ना ही कोई नया सब्सटेंस बनता है। एट द सेम टाइम मास इज कंजर्व्ड। जैसे एक आइस क्यूब है जिसका मास 5 ग्राम है। इस आइस क्यूब को मेल्ट करने से जो पानी आता है इसका मास भी 5 ग्राम होता है। जितना मास पहले था चेंज के बाद भी इतना ही मास रहेगा। अब हम केमिकल चेंज पर फोकस करते हैं। केमिकल चेंजेस में हमेशा नया सब्सटेंस बनता है। केमिकल चेंजेस परमानेंट होते हैं क्योंकि ये इरिवर्सिबल होते हैं। जैसे एक पेपर बर्न होता है तो धुआं निकलता है और ऐश मतलब राख गिरता जाता है। जो पेपर की राख आई है इससे दोबारा पेपर नहीं बना सकते। ये एक इरिवर्सिबल चेंज है, परमानेंट चेंज है, इसलिए ये एक केमिकल चेंज है। नए सब्सटेंसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, ऐश, स्मोक और वाटर वेपर बन जाते हैं। केमिकल चेंजेस भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वायोलेट नहीं करते और मासेस कंजर्व होते हैं। केमिकल चेंजेस में मैटर की सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज तब्दील होती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर की क्लासिफिकेशन इनके बीच की नेचर ऑफ फोर्स के ऊपर इन्हसार करता है। मैटर फिजिकली भी क्लासिफाई किए जा सकते हैं और केमिकली भी क्लासिफाई किए जा सकते हैं। मतलब किसी मैटर को फिजिकल नेचर की वजह से एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है और केमिकल क्लासिफिकेशन में हम मैटर को केमिकल नेचर के दम पर एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। फिजिकल नेचर का मतलब है कि मैटर 3 टाइप्स के हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम अपीयरेंस को देखते हैं।
मैटर की अपीयरेंस देखकर या इसकी रिजिडिटी या फ्लूइडिटी देखकर समझ में आता है कि अगर कोई मैटर बहुत ज्यादा फ्लूइड है तो हो सकता है कि वो गैस हो, कम फ्लूइड है तो हो सकता है वो लिक्विड हो। जब हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करते हैं, हम इस मैटर को फिजिकल क्लासिफिकेशन में डालते हैं। लेकिन अगर हम मैटर को केमिकल कंपोजिशन के या केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से देखते हैं तो हम इस मैटर को केमिकल क्लासिफिकेशन में डालते हैं। केमिकल बिहेवियर के बेसिस पर मैटर या तो प्योर सब्सटेंसेस में मिलते हैं या फिर मिक्सचर की शक्ल में मिलते हैं। सब्सटेंस का मतलब है जो चीज केमिकली रिएक्ट कर जाए, सब्सटेंस कहलाता है। हम मैटर और सब्सटेंस में फर्क नहीं कर पाते कि कब सब्सटेंस कहना है और कब मैटर। मैटर एक बड़ी क्लास है। मैटर में वो चीजें भी आती हैं जो केमिकली रिएक्ट कर सकती हैं और वो भी जो केमिकली रिएक्ट नहीं कर सकती, लेकिन सब्सटेंस वही मैटर होंगे जो केमिकली रिएक्ट कर सकते होंगे। लिहाजा हर सब्सटेंस मैटर होता है, लेकिन हर मैटर सब्सटेंस हो ऐसा जरूरी नहीं है। आइए हम केमिकल कंपोजिशन की बेसिस पर मैटर की क्लासिफिकेशन को एक्सप्लोर करते हैं। केमिकल कंपोजिशन की बेसिस पर मैटर को दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। जब किसी मैटर के सैंपल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पूरे सैंपल में सेम हो तो इसे सब्सटेंस कहा जाता है। आसान लफ्जों में, अगर मैटर का सैंपल सिर्फ एक ही किस्म के एटम्स या मॉलिक्यूल से बना है, जैसे वाटर या हीलियम, तब ये प्योर सब्सटेंस है। सब्सटेंस को यूं भी डिफाइन कर सकते हैं जो केमिकल कंपोजिशन फिक्स या डेफिनेट रखता हो। प्योर सब्सटेंस आइडेंटिकल पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है। मिसाल के तौर पर हम प्योर शीट ऑफ आयरन पर गौर करते हैं। ये एक टाइप ऑफ एटम से बनी हुई है। इस आयरन शीट में एक जैसे एटम्स हैं, इनका साइज भी सेम है, इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम है और इसके तमाम एटम्स एक साथ केमिकली कंबाइन होकर प्योर शीट ऑफ आयरन बनाते हैं। केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब है जब दो या दो से ज्यादा एटम्स एक साथ इलेक्ट्रॉन गेन या इलेक्ट्रॉन लॉस या इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से कंबाइन होते हैं तो हम कहते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन अकर बिटवीन एटम्स। A mixture is a collection of two or more pure substances physically mixed together that cannot be represented by a chemical formula। अगर मैटर का सैंपल एक से ज्यादा किस्म के एटम या मॉलिक्यूल से बनता है तो ये मिक्सचर कहलाता है। मिक्सचर नॉन आइडेंटिकल पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है। इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी केमिकल कंपोजिशन फिक्स नहीं होती या जिनकी केमिकल कंपोजिशन डेफिनेट नहीं होती, मिक्सचर कहलाते हैं। अगर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस किसी भी प्रोपोर्शन में आपस में मिलाए जाएं तो कोई केमिकल चेंज नहीं होता और अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को बरकरार रखते हैं। नतीजे में पैदा होने वाले मास को मिक्सचर कहा जाता है। आइए शुगर सॉल्यूशन पर गौर करते हैं। हम जानते हैं इस शुगर सॉल्यूशन शुगर मॉलिक्यूल C6H12O6 और वाटर मॉलिक्यूल H2O पर मुश्तमिल है। इसका मतलब है कि ये शुगर सॉल्यूशन दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल से बनता है। शुगर मॉलिक्यूल का साइज डिफरेंट है, वाटर मॉलिक्यूल्स का साइज डिफरेंट है। सो ये शुगर सॉल्यूशन डिफरेंट साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल है। शुगर मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी डिफरेंट है और वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी डिफरेंट है। हम जानते हैं कि हमने शुगर को वाटर में फिजिकली कंबाइन किया है और सॉल्यूशन बना है। ये सॉल्यूशन मिक्सचर है। फिजिकल कॉम्बिनेशन का मतलब है कि सब्सटेंसेस के एटम्स न ही इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं न ही गेन करते हैं। हमने ये लर्न किया है कि तमाम सॉल्यूशन मिक्सचर हैं। मिक्सचर में कंपोजिशन वेरिएबल होती है और प्योर सब्सटेंस में कंपोजिशन कांस्टेंट होती है। केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? कोई भी चीज किन चीजों से मिलकर बनी है वो इसका केमिकल कंपोजिशन है। इस चीज में कितने केमिकल एलिमेंट्स हैं, वो कितने नंबर्स में प्रेजेंट हैं, सब कुछ केमिकल कंपोजिशन में आता है। केमिकल कंपोजिशन में हमारा कंसर्न होता है कि पार्टिकल्स मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन क्या है, एक दूसरे से अलग कैसे हैं। हमने जान लिया है कि प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर एक दूसरे से कैसे अलग हैं। अब हम प्योर सब्सटेंस को तफसील से लर्न करते हैं। अगर प्योर सब्सटेंस एक ही किस्म के एटम पर मुश्तमिल हो, जैसे क्लोरीन गैस में एक ही किस्म के एटम्स हैं, तो ये एक एलिमेंट है। हम एलिमेंट्स को इनकी एटॉमिसिटी की बुनियाद पर क्लासिफाई करते हैं। एटॉमिसिटी का मतलब है कितने एटम्स एक एलिमेंट के मॉलिक्यूल में बाउंडेड हैं। यूनिवर्स में 118 एलिमेंट या 118 एटम्स हैं। इन एटम्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं। एटॉमिक कॉम्बिनेशन की एक टाइप होमो एटॉमिक कॉम्बिनेशन है। वर्ड होमो एटॉमिक का मतलब है सेम टाइप ऑफ एटम्स। When an atom or group of atom
exist freely, it forms a molecule. Homoatomic combination of atoms form molecule. Cl2 diatomic element है, ये होमोन्यूक्लियर है, मतलब इनका न्यूक्लियस सेम है। पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं। पीरियोडिक टेबल का मतलब है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको इनके एटॉमिक नंबर के मुताबिक एक टेबल में रखा गया है ताकि इनको स्टडी करने में आसानी हो। एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है। सभी एलिमेंट के पास अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। एलिमेंट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर डिपेंड करती है। एलिमेंट्स में जितने प्रोटॉन्स होंगे इस हिसाब से इसकी प्रॉपर्टी होगी, और एलिमेंट जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कुछ और होंगे तो इसकी प्रॉपर्टी कुछ और होगी, और ये बदलती हुई प्रॉपर्टी रिपीट भी करेगी। इसलिए फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पीरियोडिक फंक्शंस होंगे, मतलब एटॉमिक नंबर के दम पर पीरियोडिकली चेंज होंगे। पीरियोडिक टेबल में 7 एलिमेंट्स डायटोमिक एलिमेंट्स हैं। ये 7 डायटोमिक एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। डाई मीन्स 2, एटॉमिक मीन्स एटम। जब हम डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है मॉलिक्यूल जो एक जैसे 2 एटम से मिलकर बना है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन 287 है, यानी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। थर्ड शेल को कंप्लीट होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तो ना एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं ना लूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं, इसे कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए क्लोरीन का दूसरा एटम जिसको अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। दोनों क्लोरीन एटम्स अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इस तरह क्लोरीन मॉलिक्यूल बनता है। इसी तरह की शेयरिंग में जब एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो सिंगल बॉन्ड, जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो डबल बॉन्ड, और जब 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। पीरियोडिक टेबल के 7 एलिमेंट्स इसी तरह की शेयरिंग करके डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं। एलिमेंट्स जो स्टेबल होते हैं इनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल होते हैं। इनको स्टेबल होने के लिए किसी दूसरे एटम की जरूरत नहीं होती। ऐसे एलिमेंट मोनोएटॉमिक एलिमेंट कहलाते हैं। पीरियोडिक टेबल में इनर्ट गैसेस हैं जो मोनोएटॉमिक एलिमेंट्स हैं। ऐसा मॉलिक्यूल जो एक जैसे 3 एटम से मिलकर बनता है ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। ओजोन O3 ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2-6 है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल भी कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो वैलेंस शेल में होते हैं। ऑक्सीजन में वैलेंस शेल सेकंड शेल है, इसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के एटम में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 2 इसकी वैलेंसी है। वैलेंसी का मतलब है हाउ मच एटम बॉन्ड्स विद अनदर एटम। इसलिए दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और एटम स्टेबल हो जाए। ऑक्सीजन के 2 एटम एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और स्टेबल हो जाते हैं, लेकिन ओजोन में तीसरा एटम स्टेबल होने के लिए कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में एक एटम से इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं, तीसरे एटम से कोई भी इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होता। जो ऑक्सीजन का एटम इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जिस ऑक्सीजन एटम ने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया है इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और ओवरऑल ओजोन O3 न्यूट्रल हो जाता है। वो मॉलिक्यूल्स जो एक ही एलिमेंट के 4 या 4 से ज्यादा एटम से मिलकर बनता है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। फास्फोरस, सल्फर, बोरोन, फ्लोरीन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल्स हैं। हम एलिमेंट्स को यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम्स having same atomic number and cannot be split up into simple substance by physical or ordinary chemical means. Chemical means का मतलब है कि हम एलिमेंट का केमिकल रिएक्शन अंजाम देते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी या लाइट या हीट को अप्लाई करके। तब भी एलिमेंट किसी और सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन नहीं होता। साइंटिस्ट ने 118 एलिमेंट्स को एक सिंबल असाइन कर दिया है, जैसे हाइड्रोजन का सिंबल H है
और क्लोरीन का सिंबल Cl है। हमने प्योर सब्सटेंस को ऑन द बेसिस ऑफ ब्रेकिंग एबिलिटी दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, एलिमेंट, कंपाउंड। अगर प्योर सब्सटेंस मीथेन CH4 की तरह एक से ज्यादा किस्म के एटम्स केमिकली कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो इस तरह के कई मॉलिक्यूल मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। सो व्हाट इज कंपाउंड? एक प्योर सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ अक़साम के एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है। एलिमेंट्स कीमियाई तौर पर मास के लिहाज से एक मुकर्रर तनासब में इकट्ठे होते हैं। मिसाल के तौर पर टेबल सॉल्ट, शुगर और वाटर। कंपाउंड प्योर सब्सटेंस है क्योंकि ये ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से बनता है और इन तमाम मॉलिक्यूल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर रिस्पेक्टिव फार्मूला। मिसाल के तौर पर वाटर का फार्मूला H2O है। इसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स की तादाद कितनी है? तो हमारा जवाब 2 होगा, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। ये दोनों गैसेज हैं, लेकिन जब इन दोनों को कंबाइन किया जाता है तो ये लिक्विड का मॉलिक्यूल बनाते हैं। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है लिक्विड के मॉलिक्यूल से। टेबल सॉल्ट का फार्मूला NaCl है और शुगर की तरह की ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 है। इस डेफिनेशन में केमिकली कंबाइंड टुगेदर और फिक्स रेशो बाय मास के कंसेप्ट हैं। केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब है जब दो या दो से ज्यादा एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करके या गेन करके या शेयर करके एक साथ कंबाइन होते हैं तो हम कहते हैं कि इन एटम्स के दरमियान केमिकली कॉम्बिनेशन अकर हो गया है। मिसाल के तौर पर टेबल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड में सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। नतीजे के तौर पर सोडियम और क्लोरीन केमिकली यकजा होकर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। अब हम फिक्स रेशो बाय मास का कंसेप्ट समझते हैं। कंपाउंड्स में एटम्स फिक्स रेशो के साथ यकजा होते हैं। फॉर एग्जांपल पानी का फार्मूला H2O है और वाटर के सिंगल मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम्स और एक ऑक्सीजन का एटम है। रेशो ऑफ हाइड्रोजन एटम्स टू ऑक्सीजन एटम इज 2:1। अगर इस रेशो को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो हम कुछ न्यू हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पर एक ऑक्सीजन का और एटम ऐड करने से हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड हासिल करते हैं। द रेशो ऑफ हाइड्रोजन एटम्स टू ऑक्सीजन एटम्स इज 2:2। इसलिए हम कहते हैं कि डिजायर कंपाउंड हासिल करने के लिए हमें केमिकली एटम्स को फिक्स रेशो में एक साथ कंबाइन करना पड़ता है। साइंसदानों ने अब तक टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई किया है। कंपाउंड्स को ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर यूनिट दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स और पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। हेटेरो का मतलब डिफरेंट है। हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब है डिफरेंट एटम्स केमिकली कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। कई हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। तो कुछ कंपाउंड्स का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो इस कंपाउंड की आइडेंटिटी को बरकरार रखता है मॉलिक्यूल कहलाता है। कुछ कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर यूनिट के तौर पर काम करते हैं। मॉलिक्यूल्स में एटम्स फिजिकली प्रोसेस से अलग नहीं हो सकते। मॉलिक्यूल्स behave as a single discrete package of atoms. Molecules में a group of 2 or more atom covalently bonded होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के साथ दो एटम में कुछ भी हरकत हो, मतलब गेन, लूज या इलेक्ट्रॉन शेयर करें तो इन दो एटम्स में केमिकल रिएक्शन होता है। जहाँ केमिकल रिएक्शन होता है वहाँ केमिकल बॉन्ड बनता है। केमिकल बॉन्ड एक ऐसी फोर्स है जो एटम्स के ग्रुप को एक साथ रखती है एंड मेक देम फंक्शन एज अ यूनिट। एक कोवलेंट बॉन्ड इस वक्त बनता है जब दो एटम्स इलेक्ट्रॉन के पेयर को शेयर करते हैं। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम शेयर करता है इतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम शेयर करता है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स में कोवलेंट बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन के दो एटम्स और ऑक्सीजन का एक एटम मिलकर वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और कॉन्फ़िगरेशन 2,6 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और कॉन्फ़िगरेशन भी 1 है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। हाइड्रोजन के 2 एटम्स ऑक्सीजन के एक एटम से अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और वाटर का एक मॉलिक्यूल बनता है। हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल को एटॉमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम्स के बेसिस पर क्लासिफाई करें तो हमें डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक या पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल मिलता है। इस टेबल में हमें कुछ कंपाउंड्स के नाम, इनका फार्मूला, इनकी टाइप और एटॉमिसिटी मिलती है।
हम स्ट्रक्चर यूनिट के बेसिस पर कंपाउंड को मॉलिक्यूल्स और आयनिक कंपाउंड या पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में क्लासिफाई करते हैं। एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम के पास या तो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो वो आयन बन जाता है। कुछ कंपाउंड में स्ट्रक्चर यूनिट के तौर पर आयंस होते हैं। एक एटम न्यूट्रल पार्टिकल है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हैं। जब न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये पॉजिटिव आयन बन जाता है जो कैटायन कहलाता है। जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये नेगेटिव आयन बन जाता है और ये अनायन कहलाता है। एटम क्यों इलेक्ट्रॉन लूज करता है? क्योंकि एटम को डुप्लेट या ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करना होता है। मतलब एटम के पहले शेल में डुप्लेट रूल यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होने से एटम स्टेबिलिटी हासिल करता है। एटम के बाकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं तो एटम स्टेबिलिटी हासिल करता है। एटम क्यों इलेक्ट्रॉन गेन करता है? इसका जवाब सिंपल है। एटम अपने ऑक्टेट रूल और डुप्लेट को कंप्लीट करते हैं ताकि एटम को स्टेबिलिटी हासिल हो जाए। लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन और लार्ज नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस मिलकर आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है जो लार्ज नंबर ऑफ Na पॉजिटिव आयंस और इस सोडियम आयंस के बराबर लार्ज नंबर ऑफ क्लोराइड नेगेटिव आयंस पर मुश्तमिल होता है। सोडियम एटम अपना लास्ट या वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाता है, लिहाजा ऑक्टेट रूल कंप्लीट होता है और एटम स्टेबल हो जाता है। दूसरी तरफ क्लोरीन एटम है। क्लोरीन एटम के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जो इलेक्ट्रॉन सोडियम एटम लूज करता है क्लोरीन एटम वो एटम गेन करता है। इस इलेक्ट्रॉन को गेन करने से क्लोरीन एटम पर नेगेटिव चार्ज अपीयर होता है और ये नेगेटिव आयन बन जाता है। ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने से ये क्लोराइड आयन स्टेबल हो गया है। हम जानते हैं अनलाइक चार्जेस और अनलाइक आयंस अट्रैक्ट ईच अदर, लिहाजा ये दोनों आयंस एक दूसरे में फ्यूज होकर केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। सोडियम और क्लोराइड के दरमियान ये केमिकल बॉन्ड आयनिक बॉन्ड कहलाता है। आयनिक बॉन्ड को यू डिफाइन कर सकते हैं। एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन की मुकम्मल मुंतकली केमिकल बॉन्ड बनाता है जो आयनिक बॉन्ड कहलाता है। आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहलाता है। एक एटम अपनी स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट या इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। एटम स्टेबिलिटी के लिए बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। किस एटम के कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए पार्टिसिपेट करेंगे ये डिसाइड कौन करता है? वैलेंसी डिसाइड करता है कि एक एटम कितने दूसरे एटम से कंबाइन हो सकता है। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट और एटम। हाउ मच एटम बॉन्ड्स विद अनदर एटम। जैसे सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी 1 है, इसलिए ये एक ही एटम से कंबाइन हो सकता है। क्लोरीन एटम के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल है। इसके बजाय क्लोरीन ऑक्टेट स्टेट हासिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करता है, देयरफॉर इसकी वैलेंसी 1 है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस तरह इसकी वैलेंसी 4 है। हम एलिमेंट को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, हम कंपाउंड को केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। कोवलेंट कंपाउंड के लिए केमिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है, जैसे वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O है। आयनिक कंपाउंड के लिए केमिकल फार्मूला यूनिट कहलाता है, जैसे कॉमन टेबल साल्ट का फार्मूला यूनिट NaCl है। हम NaCl को देखते हैं जो आयनिक कंपाउंड की एग्जांपल है। NaCl एक मॉलिक्यूल की तरह एक सिंगल यूनिट के तौर पर एग्जिस्ट नहीं करता। किसी भी आयनिक कंपाउंड की तरह सोडियम क्लोराइड एक क्रिस्टल के तौर पर एग्जिस्ट करता है। अगर हम सोडियम क्लोराइड का बहुत ही छोटा क्रिस्टल देखते हैं तो हमें सोडियम और क्लोराइड अल्टरनेटिव नजर आते हैं। सोडियम क्लोराइड के लिए फार्मूला यूनिट NaCl है। अलबत्ता अगर हम क्रिस्टल के इनसाइड देखते हैं तो हमें हर एक Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस 6 अपोजिटली चार्ज नेबर्स से बाउंडेड नजर आते हैं। क्योंकि हर एक Na पॉजिटिव एक से ज्यादा Cl नेगेटिव आयन से जकड़ा हुआ है और हर एक Cl नेगेटिव एक से ज्यादा Na पॉजिटिव आयन से जकड़ा हुआ है, तो पूरे क्रिस्टल के तमाम आयंस एक सिंगल बाउंडेड यूनिट की तरह हैं और नीचे दिया हुआ क्रिस्टल Na32Cl32 हो जाएगा। ये इम्प्रैक्टिकल है। क्रिस्टल में आयंस की बहुत ज्यादा तादाद दी गई है, हमारी आंखों से देखने के लिए काफी बड़ा है, लिहाजा आयंस का रेशो दिया गया है। ये सिंपलेस्ट रेशो एम्पेरिकल फार्मूला है। हम इस एम्पेरिकल फार्मूला को आयनिक कंपाउंड में फार्मूला यूनिट भी कहते हैं। फार्मूला यूनिट की डेफिनेशन है
क्रिस्टल में आयंस का सबसे छोटा होल नंबर रेशो फार्मूला यूनिट कहलाता है। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल के लिए NaCl फार्मूला यूनिट है। क्रिस्टल में सोडियम और क्लोराइड आयंस के सबसे छोटा होल नंबर रेशो NaCl है।